और सवाल बहुत सीधा सा है कि आप इमेज को डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को उपद्रवी कहकर। नहीं राकेश भाई, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, माननीय मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी जनता की आवाज उठा रहे हैं। और वो क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के हेल्थ तक आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो जनता के सामने ला रहे हैं। अब मैं दो तीन चीजें आपके सामने रखता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब बलिया के एक सरकारी अस्पताल में टॉर्च से मरीजों का इलाज किया जाता है, तो वहां पर दो समस्या होती हैं। पहली समस्या यह होती है कि वहां पर इसका मतलब बिजली नहीं आ रही है, और जब बिजली नहीं आ रही है तो जनरेटर का भी इंतजाम नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि गोंडा के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन पाइप के ऊपर चूहे चल रहे थे, और सरकारी अस्पताल में ही पेशेंट के बेड के बगल में कुत्ते सो रहे थे। तो जब यह स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल होगा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी तो आवाज उठाएंगे। राकेश भाई, नहीं सुनिए, आप आवाज उठाइए। अब यहां से एक काउंटर है, और काउंटर यह है कि आपने बहुत आसानी से इसको ट्विस्ट करने की कोशिश की। उपद्रव का मतलब सीधे कानून व्यवस्था से जुड़ा होता है। आपको कानून व्यवस्था पर बोलना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि कानून व्यवस्था पर हमारी पिच कमजोर है। सपा शासन राज में पहली बार उत्तर प्रदेश 5 तरीके के अपराधों में नंबर 1 बना था। तो आप अस्पतालों की अव्यवस्था और दूसरी अव्यवस्था पर गए, कानून व्यवस्था पर नहीं। मैं बता रहा हूं। देखिए राकेश भाई, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है। ये माननीय मंत्री जी बैठे हैं, इनको पता होगा। ये मिनिस्ट्री मेरे पास तो है नहीं, या मेरी पार्टी की तरफ से तो चलती नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है कि पूरे देश में अगर दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा कहीं अत्याचार हो रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। अब बताइए कानून व्यवस्था। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर शाहजहांपुर के एक अस्पताल में, अब समझिएगा बात, मैं हेल्थ पे नहीं जा रहा हूं, शाहजहांपुर के एक अस्पताल में अगर एक महिला मरीज का बलात्कार होगा तो इसका मतलब तो यह हुआ कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी चौपट और कानून व्यवस्था भी चौपट। राकेश त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को उपद्रवी कह देना जस्टिफाइड है और जस्टिफाई करना है। देखिए, जिन्होंने उपद्रवियों का हमेशा संरक्षण किया हो, मुजफ्फरनगर के दंगे के आरोपियों को हेलीकॉप्टर में बैठाल करके मुख्यमंत्री निवास में चाय नाश्ता कराते रहे हो, माफियाओं के कुत्तों से मंच पर सार्वजनिक तौर पर हाथ मिलाते रहे हो, जिन्हें किनकी गलबहिया बिना मुख्तार और अतीक के कभी चलती ना रही हो, साइकिल का पेडल इन्हीं अपराधी माफियाओं के दम पर ही चलता रहा हो, वो आज जब उपद्रवियों की बात करते हैं तो उनको आंकड़ा देखना चाहिए कि कैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सत्ता संभालने के बाद से आज उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। वरना उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला बाकी नहीं था, कोई ऐसा जिला बाकी नहीं था। वो लखनऊ हो या बाराबंकी हो, वो रामपुर हो या मुरादाबाद हो, बरेली हो या मऊ हो, उत्तर प्रदेश के हर जिले में सांप्रदायिक दंगे, कर्फ्यू लगाना उत्तर प्रदेश की नियति बन गई थी। लेकिन अब इस जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं पिछले 7-8 वर्षों में, उन्होंने कर्फ्यू का नाम भी नहीं सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के किसी जिले में कहीं भी कभी भी कर्फ्यू लगाने की नौबत आई हो। इनको पीड़ा होती है, दर्द होता है। एक चीज राकेश जी, फराज भाई बहुत बोलना चाह रहे हैं। एक चीज, एक काउंटर इसमें भी है कि कानपुर में शिवम मिश्रा नाम का एक लड़का लैम्बोर्गिनी से कुचल देता है। कमिश्नर कह रहे हैं कि नहीं, शिवम ही गाड़ी चला रहा था, उसके बावजूद भी सारी जमानती धाराएं। अच्छा, मांग रहे हैं रिमांड लेनी थी तो गैर जमानती धारा क्यों नहीं लगी? देखिए, किसी भी स्पेसिफिक इशू पर जब आप बात कर रहे होते हैं तो उसके कानूनी पहलुओं को देखना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया या नहीं किया, यह सच है या नहीं है। अब कोर्ट ने अगर जमानत दे दी है तो कोर्ट की जमानत को लेकर के भी सरकार पर सवाल खड़े करे, मुझे लगता है लोकतंत्र में यह ठीक नहीं है। यह न्यायपालिका का काम था। जमानत, अब जहां तक धाराएं जमानती है या गैर जमानती है, ये दूसरे पक्ष के पास शक्ति है। वो चाहे तो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दे करके जमानतों को बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। एक छोटी सी बात जोड़ दूं, इन्होंने स्वास्थ्य को लेकर के कई सारी बातें उठाई। उत्तर प्रदेश के यही राजधानी लखनऊ, लोगों को याद होगा कि कैसे सीएमओ और एसीएमओ की गोली मारकर के हत्या होती थी एनएचएम और एनआरएचएम जैसे घोटालों में। लेकिन उत्तर प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज से लेकर के आज हर जिले के पास अपने मेडिकल कॉलेज की यात्रा योगी आदित्यनाथ सरकार में हुई है। ये बात इनको फिर मैं असीम जी आ रहा हूं आपके पास। बस 2 चीजें हैं। अभी राकेश भाई ने बहुत सारे आंकड़ों की बात की, सारी चीजें बोली। मैं खाली एक लाइन बोलना चाहता हूं अदम गोंडवी जी की, कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं।
अभी आपने बड़ी बड़ी बातें की, मैं तो सिर्फ एक बात बोलना चाह रहा हूं। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। इन्होंने यह कहा, तो भाई साहब बहराइच उत्तर प्रदेश में आता है कि नहीं आता है? भाई साहब संभल उत्तर प्रदेश में आता है कि नहीं आता है? और मैं आपको कम से कम आगे भी ऐसे उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन इनका चलिए, एक शॉर्ट रिप्लाई ले लेते हैं। मैं दो सवाल इन्होंने किए हैं, एक बहराइच को लेकर के और एक संभल को लेकर के। संभल में न्यायपालिका के आदेश पर दिए गए सर्वे के कारण आपने वहां कोशिश की थी कि कैसे सांप्रदायिक दंगा किया जाए, लेकिन उपद्रवियों को पुलिस ने रोकने का काम किया। दो संप्रदाय आमने सामने नहीं आने पाए थे। अगर सामने आए होते तो संभल के हिंदुओं का क्या हुआ होता, ये सब जानते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष, दूसरी बात आपने कही बहराइच के एक कस्बे में ये कोशिश की गई थी कि रामगोपाल मिश्रा की हत्या करके सांप्रदायिक दंगा किया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कठोरता के साथ उन उपद्रवियों को निपटाने का काम किया। अगर उपद्रवियों पर नरमदिली की होती ना, तो शायद पूरा बहराइच सूखा होता। असीम वकार जी, कानून व्यवस्था पर इस चर्चा के बीच अखिलेश यादव रामनवमी से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। फोकस वहां पर है जहां पर आप लोग स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं, नोएडा, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो आप लोग खुश हो रहे हैं कि अखिलेश यादव डर रहे हैं या कुछ और? अगर हेलो, हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। रामनवमी से शुरू कर रहे हैं, रामनवमी के बाद? हाँ, ये खबर नहीं है सर। अगर वो ईद से शुरू करते तो खबर होती। हाँ, वो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए सर। वो हिंदू हैं, खाली बीजेपी वाले हिंदू नहीं हैं। वो रामनवमी से शुरू करें, होली से शुरू करें, दिवाली से शुरू कर, अच्छी बात है। और हरकत में बरकत होती है। हम लोग ये कहते हैं कि हरकत करते रहो, उसमें बरकत होगी। ये सियासत है सर, सबको हक है सड़क पर उतरकर सियासत करने का। हम भी करेंगे, वो भी कर रहे हैं। बीजेपी वाले चाहते हैं कि हम सब शांत बैठे रहें, हम जनता की आवाज ना बने, हम सवाल ना पूछें। अभी आप आंकड़े दिखा रहे थे, बहुत बढ़िया बढ़िया आंकड़े। सर कागज के आंकड़ों पर मत जाया कीजिए। अगर डेवलपमेंट आप कागज पे दिखा रहे हैं तो तब तक हम उसको नहीं मानेंगे जब तक वो धरातल पर दिखेगा नहीं। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। लोग अपने आप आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे और एहसास करेंगे। अच्छा, लेकिन अगर आपको ये बताना पड़े बार बार कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, तो ये गारंटी है कि आपने कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, आप सिर्फ जबान की बात कर रहे हैं। ठीक, ये आपके बगल में बैठे, हाथ मिलाएंगे इनसे आप? लीजिए, मिला लेते हैं। अरे आइए, ऐसा वाला हाथ नहीं है। आइए। नहीं, ऐसा वाला हाथ नहीं है जी, गठबंधन वाला हाथ। वो सरकार जब चुनाव में जाएगी उसके बाद हम लोग तय करेंगे। सरकार तो इधर है, ये तो अभी विपक्ष में है। नहीं, सरकार को चुनाव में जाने दीजिए, वरना तो हम सबसे हाथ मिला रहे हैं, किसी से ऐसा नहीं। वो वाला हाथ नहीं, गठबंधन वाला हाथ मिलेगा कि नहीं? नहीं, गठबंधन वाला हाथ अभी कहना मुश्किल है, अभी कहना मुश्किल है। फराज भाई, नहीं, सियासत में सर हाथ तभी मिलाए, देखिए नहीं सर, एक मिनट। सियासत में हाथ तभी मिलाए जाते हैं जब दोनों फायदे में होते हैं या दोनों नुकसान में होते हैं। हाँ। खाली हमारा फायदा होगा, इनका नुकसान होगा, ये हम कभी इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। और खाली इनका फायदा होगा, सुनिए सर, अभी देखिए ना, मजा आएगा। अगर ये फायदे में है हाँ। और हम नुकसान में है तो ये हमसे हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे अभी